हेलो बच्चों, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर की अगली वीडियो लेके हम आ गए हैं आपके सामने। आज क्वेश्चन नंबर 11 जेई मेन 2023 कैपेसिटर का टॉपिक चल ही रहा है, आपको पता है। देखते हैं इसको क्या कह रहा है। ये सब आसान है, विश्वास रखो अपने आप पे और प्रैक्टिस करते रहो बस मेरे साथ, ठीक है। चलो देखते हैं। इसने दिया है शोन इन फिगर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग इक्वल प्लेट एरिया। प्लेट्स का एरिया दे रखा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम करो, इसको 200 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में चेंज कर लो। ओके, फिर दिया है आर जॉइन इन सच ए वे दैट ए नॉट इक्वल्स टू बी। ए क्या है, देखो ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स है, एक ये रही और एक ये रही। इन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप है ये ए, और नीचे दो प्लेट है, देखो ये दोबारा से दो, एक और कैपेसिटर है नीचे लगा हुआ। देखो एरो से दिखा देता हूँ, ये रहा और ये रहा। इनके बीच का गैप जो है वो बी है, ठीक है। और इस तरह का गैप है कि ए और बी इक्वल नहीं है आपस में। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये दे रखा है, ये दे रखा है एक्स एप्सिलॉन नॉट फैराड। तो एक्स की वैल्यू बतानी है, आसान सवाल। ये दोनों कैपेसिटर आपको देखो ऐसे लगा देता हूँ मैं। ये दोनों कैपेसिटर आपको सीरीज में लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये लग रहे देखो। अब इन दोनों के बीच का गैप तो ये ए है और इन दोनों के बीच का गैप ये बी है, ठीक है बच्चों। अब बाकी भी ये डायमेंशन दी हुई है, जरूरत पड़ेगी इनकी तो देख लेंगे इनको। पहले आप एक काम करो, इस कैपेसिटर को C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं। पहले C1 की वैल्यू निकाल लो। तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता था, एप्सिलॉन नॉट ए है एरिया और बटे में डी था उनके बीच का गैप। तो पहले कैपेसिटर के बीच में गैप कितना है, स्मॉल ए। ऐसे दूसरा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2, तो वो है सर एप्सिलॉन नॉट ए, वो तो सेम ही है, और अपॉन में इनके बीच का गैप प्लेट्स का तो बी। अब दोनों सीरीज में हैं तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/c इक्विवेलेंट सीरीज में 1/c1 प्लस C2, इस फॉर्मूले से निकालते थे, याद करो। तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1, C1 की वैल्यू रखो तो C1 की वैल्यू को उल्टा कर दो, 1/c1 की वैल्यू आ जाएगी तो a बटे एप्सिलॉन नॉट ए, और प्लस इसको भी C2 की वैल्यू को उल्टा कर दो तो b बटे एप्सिलॉन नॉट ए। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बटे, ये तो बटे में रहेगा, ऊपर आ गया a प्लस बी। अब देखो a प्लस बी कैसे निकालें, ये दे रखा है कि नहीं। अगर आप ध्यान से फिगर देख रहे हो तो दे रखा है कैसे। देखो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस d है और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस c है, यहां से यहां तक। तो अगर इस d में से मैं c को माइनस कर दूं तो a और b बचेंगे। अगर मैं d में से c को माइनस कर दूं तो देखो ये वाली डिस्टेंस बची और ये वाली डिस्टेंस बची, और ये क्या है a, ये b, तो a प्लस b बच गया। तो इसका मतलब a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, d माइनस c। d कितना दे रखा 5 mm और c कितना दे रखा 1 mm, तो ये 4 mm आ गया। तो a प्लस b की वैल्यू रख दो यहां से 4 mm। mm को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, मीटर में बदल गया। 4 इंटू 10⁻³ तो ये बदल गया मीटर में, बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए को लिख लो, ए ऊपर था ये रहा, 200 इंटू 10⁻⁻4। चलो बच्चों एक काम करते हैं, अब 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। इसको उल्टा कर लो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। c इक्विवेलेंट इसको उल्टा कर देते हैं, ये ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 200 में 20 रहने दो और 10 की पावर एक कम कर दो, 10⁻³ हो जाएगी। देखो एक जीरो से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, यहां से कट के -3 रह जाएगी, उसे ऊपर ले आए और नीचे 4 इंटू 10⁻³ ऐसा क्यों किया था मैंने, एक कम क्यों की थी, क्योंकि मुझे 10⁻³ से 10⁻³ काटना था। अब 4 से इसको काट दो 5, आंसर आ गया 5 एप्सिलॉन नॉट। लो जी, अब इसने दिया था ये x एप्सिलॉन नॉट, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो यहां से x की वैल्यू बच्चों आ गई 5, क्योंकि इसने दिया था 5 एप्सिलॉन नॉट
ये 5 आ गई। देखो एनटीए ने यही आंसर का रखा है 5। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी इज फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इक्वल्स टू 4। मतलब देखो दो प्लेट्स हैं, देखो ये दिखाई भी दे रही है आपको, एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट ये रही, प्लेट 1 प्लेट 2 इस तरीके से है, प्लेट 1 प्लेट 2। ठीक, अब इनके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल भर दिया, कितनी थिकनेस तक भर दिया, x, और दोनों प्लेट्स के बीच का गैप कितना है, d। ठीक है, ये x थिकनेस तक भर दिया। इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, k। अब k की वैल्यू कितनी दे रखी बच्चों, 4, और ये थिकनेस। अब इन्होंने क्या कहा कि इस सिस्टम का अगर x की वैल्यू 1/3d ले लें तो कैपेसिटेंस C1 आता है, और अगर x की वैल्यू 2/3d लें तो कैपेसिटेंस C2 आता है। ठीक है, अब आपको C2 की वैल्यू बतानी है, C1 की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफैरड। चलो सॉल्व कर लेंगे इसको। एक बात बताओ, किसी कैपेसिटर, मान लो ये दो प्लेट है इसके पास, ये कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक भरा होता है T थिकनेस तक, तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस T प्लस T बटे K। इस हिसाब से C1 निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे D, इन दोनों प्लेट के बीच का गैप वो तो D है, माइनस T इसकी थिकनेस X, और प्लस X बटे K। चेक करो, अब यहां से C1 अगर निकाले बच्चों तो एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस X, X की वैल्यू कितनी आ गई पहले केस में D/3, और प्लस D/3 K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू है K की वैल्यू कितनी थी 4, तो K की वैल्यू है 4। ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A बटे 2D/3, D माइनस D/3 2D/3 बचा, और ये D/12। एलसीएम अगर इसको लें तो एप्सिलॉन नॉट A बटे 12 एलसीएम ले लो बच्चों, 3 से डिवाइड करो तो 4 इंटू 2 8D, प्लस 12 से डिवाइड करो तो D। ये सॉल्व करके आ गया 12 ऊपर चला जाएगा, 12 एप्सिलॉन नॉट A बटे 9D, 3 से काट लो तो 4 एप्सिलॉन नॉट A बटे 3 से काटा तो 3D। लो ये C1 की वैल्यू। ठीक बच्चों, C1 की वैल्यू वैसे भी 2 दे रखी है, तो इसकी जगह 2 माइक्रोफैरड भी लिख सकते हो। चलो इसकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, फिर ऊपर चलते हैं वापस। अब C2 निकालेंगे, तो C2 निकालने के लिए फिर यही फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस T, इस बार T मतलब X, T का काम कौन कर रहा है, ये X, इस बार X की वैल्यू क्या दे रखी 2/3D प्लस 2/3D और बटे में K की वैल्यू क्या रख दो बच्चों, 4 रख दो। चलो रखते हैं अभी, ये कितना बचा यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट A बटे D/3 बचा यहाँ से, इन दोनों को टर्म को आपस में माइनस कर दिया, और प्लस 2D/3, K की वैल्यू रख दी 4, इस 2 से इसको काट दो 2, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A बटे D/3 प्लस D/3 इंटू 2 6, एप्सिलॉन नॉट A बटे 6, इससे डिवाइड करेंगे तो 2D प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो D। अब देखो ये बच्चों, ये आगे सॉल्व करके एप्सिलॉन नॉट A बटे 2D, ये 3D हो गया और 6 पहुंच गया ऊपर, 3 से इसको काट लो 2, आंसर आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ये आ गया बच्चों C2। ठीक है, अब देखो इधर आ जाओ, C1 है C2 है,
अगर हम C1 से C2 को डिवाइड कर दें, मतलब C1 को C2 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा, C1 को लिख लो पहले 4 एप्सिलॉन नॉट A बटे 3D, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये D ऊपर पहुंच जाएगा और 2 एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा। D से D कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, A से A, 2 से इस 4 को काटा 2, आंसर आ गया 2/3 C1 बटे C2। अब C1 का वैल्यू कितना था, 2 माइक्रोफेराड, C1 की जगह 2 रख दो बटे C2 बराबर 2/3, 2 से 2 कट गया, C2 बराबर आ गया 3 माइक्रोफेराड। यही हमारा आंसर है बच्चों, 3 माइक्रोफेराड। देखो ये रहा आंसर, यही देना था। तो अच्छा सवाल था, 2 केस में इसको अलग अलग करके सॉल्व करना था, बढ़िया सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलो पढ़ते हैं इसको। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। मैंने आपको एक तरीका बता रखा है एसर्शन और रीजन को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जिसमें भी एसर्शन रीजन आ जाए। सबसे पहले एसर्शन पढ़ना है और चेक करना है कि ट्रू है या नहीं। चलो पढ़ो। एसर्शन ये रहा, 2 metallic spheres are charged the same potential. One of them is hollow and another is solid and both have the same radii. ठीक है, तो 2 स्फीयर्स हैं एक जैसे, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हैं, रेडियस दोनों की सेम है, लेकिन एक होलो है और भाई साहब दूसरा सॉलिड है। चलो ठीक है, अब दोनों को सेम पोटेंशियल तक चार्ज कर दिया, मतलब इसका भी पोटेंशियल भी, इसका भी। अब आपको एक बात पता है कि मेटल के स्फीयर की सारा चार्ज उसकी सरफेस पे होता है। मान लो होलो है तो उसकी तो सरफेस पे होगा ही होगा, लेकिन जो होलो भी नहीं है, सॉलिड भी है ना, उसका भी सारा चार्ज बच्चों उसकी सरफेस पर ही लाई करता है, अंदर नहीं रहता। चाहे चार्ज उसको अंदर भी दे दो वो बाहर आ जाएगा अगर मेटल है तो, क्योंकि मेटल एक कंडक्टर होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारा चार्ज उसका बाहर आ जाता है। तो इसका भी सारा चार्ज बाहर है, इसका भी सारा चार्ज बाहर है, तो दोनों का पोटेंशियल भी सेम है, तो चार्ज भी भाई साहब सेम होगा। क्यों सर? क्योंकि चार्ज आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। इसके लिए भी पोटेंशियल का फॉर्मूला यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। मान लो हम दोनों पे चार्ज अलग अलग मान ले, Q1 और Q2, तो पोटेंशियल इस पे Q1 आ जाएगा यहाँ और यहाँ Q2 आ जाएगा, और दोनों का पोटेंशियल सेम है। जब बराबर रखेंगे दोनों का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R। तो R से R कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट गया, Q1 बराबर Q2 आ गया। इसका मतलब दोनों स्फीयर्स के ऊपर चार्ज एक जैसा है। जबकि इसने क्या बोला आगे, सॉलिड स्फीयर विल हैव लोअर चार्ज देन होलो वन, मतलब सॉलिड स्फीयर पर जो चार्ज है वो कम है होलो वाले से। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग। असर्शन क्या हो गया मेरे बच्चों, रॉन्ग। तो ठीक है, कौन से ऑप्शन में आपको ए फॉल्स नजर आ रहा है? पहले ऑप्शन में, क्योंकि दूसरे में भी तो ए और आर ट्रू, तीसरे में भी ए आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा मुझे तो 1, जिसमें ए फॉल्स है। अब अच्छा आर को पढ़ भी लो, वैसे तो हमें मिल चुका है आंसर भी, देखो यही है, वैसे तो हमें आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी चलो रीजन को भी पढ़ना। पहले असर्शन को पढ़ना है, फिर चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं, फिर आगे बढ़ना है, फिर रीजन को पढ़ना है। रीजन को पढ़ो, कैपेसिटेंस ऑफ मेटल का स्फीयर डिपेंड ऑन रेडिएशन। किसी भी मेटल के स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होता है वो उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है, ये बात बिल्कुल सच है। मेटल का कोई भी, या कोई भी आप स्फेरिकल कंडक्टर ले लो, उसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R उसकी रेडियस। तो देखो C R के प्रोपोर्शनल है, उस पर डिपेंड कर रहा है, और यही इसने इसमें बोला है कि मेटल का स्फीयर
मेटल का स्फीयर जो है उसका कैपेसिटेंस उसकी रेडियाई पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड कर रहा है, तो रीजन करेक्ट है। तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। बिल्कुल आसान सवाल, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसका भी जरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो भाई क्या बोला, टू पैरेलल, लिखते जाओ साथ साथ पढ़ने के साथ साथ। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 एंड C2 ईच हैविंग कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड इंडिविजुअली चार्ज बाय 100 वोल्ट डीसी सोर्स। यहां तक की बात करो भाई साहब। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिए हुए हैं, एक ये हो गया, लो जी ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, एक और हो गया, ये हो गया दो। ये C1 है, ये C2 है। दोनों को 100 वोल्ट पे चार्ज किया गया, इसको भी 100 वोल्ट तक चार्ज किया, इसको भी 100 वोल्ट तक चार्ज किया। चलो ठीक है भाई। फिर दोनों का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है, इसका भी और इसका भी। ओके आगे बढ़ो। कैपेसिटर C1 कैप्ट कनेक्टेड टू सोर्स एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स। कैपेसिटर C1 को हमने बैटरी से कनेक्ट करके रखा इस तरह से, ये लो जी, इसे हमने कनेक्ट करके रखा। 100 वोल्ट की बैटरी है तो 100 की 100 वोल्ट से कनेक्ट करते हुए रखा हमने, और तब इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक भर दिया, इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक भर दिया K। मतलब बैटरी कनेक्ट है और कनेक्ट रहते रहते हमने उसमें डाई इलेक्ट्रिक भर दिया। देखो याद रखना, जब बैटरी कनेक्ट रखते हुए आप डाई इलेक्ट्रिक भरते हो तो जो वोल्टेज बैटरी की है वही वोल्टेज उस कैपेसिटर की रहेगी, तो यही वोल्टेज मेंटेन रहेगी। मतलब आप डाई इलेक्ट्रिक मतलब इसके अंदर भर भी दोगे फिर भी इसकी प्लेट के बीच में 100 वोल्ट ही रहेगा, वोल्टेज घटेगी नहीं अगर बैटरी कनेक्ट है तो। लेकिन दूसरे केस में, अब इसने देखो आगे बोला, कैपेसिटर C2 इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम सोर्स एंड देन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन इट। मतलब पहले इस पे से बैटरी हटाई C2 पे से, और फिर उसके बाद हटाने के बाद उसमें K डाई इलेक्ट्रिक भरा। इस केस में क्या होगा, इसमें वोल्टेज भाई साहब घट जाएगी। पहले केस में क्यों नहीं घटी, क्योंकि बैटरी लगी हुई है, तो 100 वोल्ट की बैटरी है तो 100 की 100 ही रहेगी, चाहे आप उसमें डाई इलेक्ट्रिक भर दो या ना भरो। और दूसरे केस में वोल्टेज इसलिए घट जाएगी, इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि बैटरी तो आपने हटा दी, अब उसके अंदर भर दिया डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या करता है, डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज को घटा देता है अगर बैटरी ना लगी हो तो कितना घटा देता है वो भी याद रखना आप, वोल्टेज उसकी K टाइम कम हो जाती है, तो 100 थी 100 बटे K वोल्ट हो जाएगी अब नई वोल्टेज। तो पहले वाले पे वोल्टेज है 100 वोल्ट और दूसरे वाले पे V2 हो गई 100 बटे K, 100 बटे K। तो दोनों की वोल्टेज हमें क्लियर है। अब इनको आपस में कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो आपस में कनेक्ट करने का मतलब है अब इन दोनों को, पहले कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर को आपस में उसमें कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, पहले पे वोल्टेज V1 है दूसरे पे V2 है, तो इनमें से जिसकी वोल्टेज ज्यादा होगी उस पे से चार्ज चलेगा और दूसरे कैपेसिटर पे जाना शुरू हो जाएगा। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक दोनों की वोल्टेज V ना हो जाए, सेम ना हो जाए। और इस प्रोसेस को क्या कहते थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला होता है V, दोनों का मतलब जब तक चार्ज एक से दूसरे पे जाता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, उस पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल कहेंगे। मतलब ऐसे सोच लो आप कि पहले कैपेसिटर पे ज्यादा वोल्ट है और दूसरे पे मान लो कम है, तो पहले कैपेसिटर पे से चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे जाना शुरू हो जाएगा और दोनों की वोल्टेज थोड़ी देर के बाद एक जैसी हो जाएगी, उसे कहते हैं कॉमन वोल्टेज, कॉमन पोटेंशियल। अब वही हमें निकालना है, तो V निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2।
चलो C1 पहला कैपेसिटर, तो पहला कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड का है, 10। पहले कैपेसिटर की वोल्टेज 100, देख लो ऊपर जाके, प्लस दूसरा कैपेसिटर 10 और दूसरे कैपेसिटर की वोल्टेज 100/K। देखो अभी हमने उसको बताया था ऊपर कि 100/K हो जाएगी उसकी वोल्टेज V2, और बटे 10 + 10। ऊपर हो गया बच्चों, K की वैल्यू रख लो। K की वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने, देखो ये दे रखी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है। चलो तो ये 10 इंटू में 100 1000 1000 प्लस 10 इंटू में 100/K की जगह 10 रख दो, और बटे में 10 + 10 20। ये 10 से 10 कट गया, 1000 + 100 हो गया 1100, और बटे में 20, 0 से 0 कटा, ये आ गया 55 वोल्ट। ये इसकी कॉमन वोल्टेज आ गई मेरे बच्चों। ठीक है, तो आसान है, देखो ये रहा आंसर 55। तो आसान है, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है आपको, वैसे सवाल बिल्कुल आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। जरा इसको भी देखते हैं क्या कहा है इसमें। इसमें एक सर्किट दिया हुआ है, स्टेडी स्टेट में VB - VD मतलब B पॉइंट और D पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस बतानी है, वोल्टेज बतानी है। बता देंगे, आसान सवाल है। देखो इसमें बैटरी देखो 6 वोल्ट की है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा I, यहाँ पहुंचेगा। अब यहाँ इसके सामने 2 रास्ते हैं, यहाँ से A से ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी, तो दोनों तरफ जाएगा। कुछ ऊपर जाएगा, मान लो ऊपर गया I1, तो नीचे गया I - I1, और यहाँ से नीचे होते हुए और सीधा इधर निकल आया इधर से। अब देखो यहाँ है थोड़ा सा आप लोगों के सामने कि यहाँ से कैसे जाएगा। ये I1 B पर पहुंचेगा, B से आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया सर्किट। आपको एक बात बता रखी है, पिछली वीडियो में सब कुछ क्लियर करके आया था मैं, कि अगर किसी ब्रांच में कैपेसिटर लगा है तो उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। तो देखो इस ब्रांच में कैपेसिटर लगा, इसमें नहीं जाएगा, इस ब्रांच में कैपेसिटर लगा, इसमें नहीं जाएगा। तो करंट के चलने का देखो यहाँ से एक ही रास्ता है, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से इधर को जाना पड़ेगा इसको, इधर से होते हुए फिर इधर से आ जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ से ऐसे चला जाएगा, इधर से करंट आ रहा, इधर से करंट आ गया, दोनों मिलके वापस आई हो गया और चला गया। तो ये इन 2 ब्रांच से नहीं जा रहा, एक इससे एक इससे, तो इनकी बात ही मत करो, ऐसे निकल के जा रहा है बस। तो ये सीधा सिंपल सर्किट ऐसा रह गया। 2 ओम इधर रह गया, इसमें तो दोनों में करंट जा ही नहीं रहा, इन्हें छोड़ दो बस। ये रह गया 1 ओम, और इधर 10 ओम, और इधर हो गया बच्चा 2 ओम, और ये हो गई आपके सामने बैटरी 6 वोल्ट की। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का निकालना पोटेंशियल डिफरेंस B के और D के। हलवा सवाल है। आई गया था यहाँ से, यहाँ पहुंचा, इधर गया I1, इधर गया I - I1, ये होता हुआ यहाँ से फिर I हो गया और वापस आ गया I। देखो इसमें ना किरचॉफ लॉ लगा दो 2 लूप के लिए। पहले मैं यहाँ से चल रहा हूँ, देखो कॉर्नर से इधर चला, कुछ नहीं यहाँ तक, इसमें से निकला 10 ओम में से निकला, तो प्लस का 10 और इंटू में I - I1, फिर आगे बढ़े D तक पहुंचे, फिर आगे बढ़े। अब इसमें भी इतना ही जा रहा करंट I - I1, तो 2 इंटू I - I1, और फिर आगे बढ़ा, बैटरी मिली नेगेटिव टर्मिनल, तो -6, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी है, और बराबर 0। तो ये आ गया बच्चों 10I 2I 12I, माइनस का 10I1 और माइनस का 2I, माइनस का 12I1 और बराबर 6। एक काम कर सकते हो आप, इसमें 12 कॉमन लेके 6 के नीचे ले जाओ, तो I - I1 बराबर 6/12, तो I - I1 बराबर 1/2। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरे लूप में चलो। इस बार देखो यहाँ से चलते हैं और ऐसे घूम के ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे, जैसे जैसे मैं एरो चला रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से। फिर वहीं कॉर्नर से जा रहा हूँ, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ तक ये मिला 2 इंटू में I1। देखो करंट भी इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो प्लस, फिर इधर
इसमें भी इतना ही जा रहा है I1, तो 1 I1, फिर आगे बढ़े यहाँ से I और माइनस के 6 वोल्ट, यहाँ से देखो यहाँ से आके बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल माइनस 6 वोल्ट और बराबर उस पर पहुँच गए 0। यहाँ से 3I1 बराबर 6, तो I1 की वैल्यू 2 आ गई। I1 की वैल्यू 2 आ गई, उठा के इसमें रख दो, तो I माइनस 2 बराबर 1/2, इसे उधर ले जाओ तो I की वैल्यू 2.5 आ गई। 1/2 को 0.5 लिख सकते हो, तो I की वैल्यू 2.5 आ गई। ठीक बच्चा, अब यहाँ से हमें B के और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम B से D तक लगाएंगे अब किरचॉफ लॉ। B से चलूंगा पहले B का पोटेंशियल, फिर माइनस D पे पहुंचूंगा तो D का पोटेंशियल बराबर। अब यहाँ से चले तो 1 इंटू में I1, फिर यहाँ से इधर चले, देखो B से इधर चले तो प्लस का 1 इंटू I1, और फिर इधर चले तो माइनस का, क्योंकि करंट इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो माइनस का 2I माइनस I1। 1 I1 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस 2I माइनस I1 की वैल्यू देखो कितनी आई थी 1/2, तो ये आ गया 2 माइनस 2 से 2 कट गया 1, तो 1 आपका आंसर आ गया मेरे बच्चों 1 वोल्ट। तो इसमें आंसर हो गया 1 वोल्ट। मैं शायद इसका आंसर लेना इसमें मैंने भूल गया हूँ, ठीक है, पर 1 वोल्ट ही आया होगा, टेंशन मत लो। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई थिंक सब कुछ समझ में आया होगा आपको। आसान सेशन था आज, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए, सेलेक्ट हो जाओगे, मेरी दुआ है। ठीक है, आप सभी के लिए मैं प्रेयर करता हूँ, दुआ करता हूँ, आप सभी सेलेक्ट हो जाओगे। ओके बच्चों।